आज की वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपके सहूलियत के लिए बहुत अच्छे से सबका आंसर भी लगा दिया है, सो ये भी आपको हेल्पफुल होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज़ ड्यू टू क्या होगा बच्चों? एकोमोडेशन ऑफ आई। हमारा आई डिस्टेंस के अकॉर्डिंग खुद को एकोमोडेट करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकोमोडेशन आंसर को करेक्ट किए हैं। ओके, यू कैन सी द एकोमोडेशन जिसका हमने एक्सप्लेनेशन किया। आई लेंस चेंजेज इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट कॉर्निया, आइरिस, पिपिल एंड रेटिना। ऑफ कोर्स रेटिना पे हमारा ह्यूमन आई इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। जो नियरेस्ट डिस्टेंस हम कंफर्टेबली देख सकते हो क्या है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉल्ड बाई द एक्शन ऑफ पिपिल, रेटिना, सिलियरी मसल एंड आइरिस। बताइए क्या होगा बच्चों इसका आंसर? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करता है? चेंजेस द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर को चेंज करता है, इस वजह से ये हमारा जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर पाता है। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको देखिए। अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ओके, डिस्टेंस विजन के लिए 5.5 डायोप्टर चाहिए। For correcting his near vision, he need a lens of 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for corresponding distance? बहुत सिंपल है। पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चा? पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। तो देखिए पहले का पावर इक्वल टू पावर दे ही रखा है, तो फोकल लेंथ यहाँ से क्या लिख सकते हो? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, पावर। तो पहले वाले केस में 1/5.5 नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, दूसरे वाले में 1/ कितना है? 1.5। अब इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो पावर इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू 1/p। तो जब कैलकुलेट करोगे तो -18.2 सेंटीमीटर आएगा। आंसर ये आएगा, बट जब आप मीटर में सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये आएगा, बिकॉज पावर जो होता है SI यूनिट में होता है, मीटर में डायोप्टर। ओके, नियर विजन के लिए 66.7 सेंटीमीटर। तो हमने कैलकुलेट कर दिया आपके लिए। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। एक मायोपिक पर्सन है जिसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है? फार डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। और सॉरी वी जो है -80 सेंटीमीटर, उसको पहले आप मीटर में भी चाहे तो बदल सकते हैं। आप अगर फार्मूला लगाएंगे लेंस फार्मूला, क्योंकि यहाँ आपके क्या पूछा है? व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। तो पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 1/f। फोकल लेंथ निकालेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कोई भी ह्यूमन आई जो होता है उसका यू जो होता है इन्फिनिटी तक होता है, और वी -80 सेंटीमीटर है। आप या तो अभी मीटर में बदल लीजिए या बाद में। लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u। तो यहाँ से आप जब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा -0.8 मीटर, एंड फिर पावर के जगह पे आप क्या करें? पावर इक्वल टू 1/f, एंड ये 0.8 मीटर को यहाँ पे लिख दीजिए, -1.25 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है देन करेक्ट डायग्राम पे हम लोग आएंगे। अब देखिए यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है -1 मीटर। इमेज जो है -25 पे बन रहा है। सिंपल लेंस फार्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू कितना आ जाएगा जब आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे? 0.33 मीटर। और पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ होता है, आप 1/0.33 कर दीजिए, ये +3 डायोप्टर आ जाएगा। तो प्लस साइन क्या दिखाता है? ही वुड रिक्वायर्ड कन्वेक्स लेंस। ऐसे भी हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस ही लगता है, +3 डायोप्टर। अब इमेज डायग्राम पे आते हैं। ह्यूमन आई है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है? कुछ
डिफेक्ट आ जाता है जिस वजह से रेटिना के पीछे। तो हमारा काम ये होता है कि इमेज जो है इस रेटिने पे बने। तो इस रेटिना पे इमेज बने, इसके लिए क्या होगा, लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाए इस तरह से ताकि यहाँ पे मिले। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, जो इमेज पीछे जा रहा था थोड़ा सा, इसको देखिए यहाँ पे हल्का से इसकी बेंडिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जाके यहाँ पे मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली इसके इस तरह से रे डायग्राम होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वाई पूछ रहा है वाई। तो अब देखिए इसको कुछ प्रॉब्लम होता है, ह्यूमन आई से रिलेटेड इशूज़ है। तो क्या इशू है वहाँ पे, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो लेंस क्या करता है, उस लेवल तक कर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हेंस इट कैन नॉट फोकस द इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई लेंस जो है वो उतना कर्व एक सर्टेन लिमिट के बाद नहीं होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई when we increase the distance of an object from the eye। तो आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब आप चेंज करते हो तो क्या होता है, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, बिकॉज इमेज तो हमेशा रेटिना पे ही बनेगा ना बच्चों। तो इमेज तो रेटिना पे ही बनेगा, ये लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है। जब आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ या नज़दीक ले जाओ, अकॉर्डिंगली आई लेंस एडजस्ट होता है। इमेज हमेशा एक हेल्दी आई है तो रेटिना पे बनेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, द इमेज डिस्टेंस रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, द इमेज फॉर्म ऑफ रेटिना, द आई चेंजेस द फोकल लेंथ। जब भी आप ऑब्जेक्ट को फार या नियर करते हो तो जस्ट एक फोकल लेंथ चेंज होता है, इमेज तो वहीं बन रहा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, व्हाई स्टार ट्विंकल। तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर मेंशन कर दिया है। यहाँ पे व्हाई स्टार ट्विंकल में स्टार्स हमसे बहुत फार होता है, एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एंड जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो इन होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ब्राइटर एंड कीप चेंजिंग, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में वो जाके चेंज होते रहता है। ठीक है, और वी नो कि हमारा एटमॉस्फेयर में एयर जो है कंटिन्यू मोशन में होता है। ठीक है, इस कारण वो ट्विंकल होता हुआ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों आपको, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। और प्लैनेट क्या है, प्लैनेट हमारा नियरर है, स्टार के कंपैरिजन प्लैनेट नज़दीक है, एंड एपियर्स एज एक्सटेंडेड, स्टार के कंपैरिजन थोड़ा बड़ा सोर्स ऑफ लाइट की तरह वो एपियर होता है। लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लैनेट एवरेजेज आउट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। देखिए स्काई का जो कलर है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण है। स्काई जैसी कोई चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, जो चैप्टर के डिटेल में थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो एस्ट्रोनॉट आर एबव मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर होते, दे आर वेरी फ्यू पार्टिकल अवेलेबल टू स्कैटर सनलाइट, हेंस स्काई अपीयर डार्कर। तो स्काई नाम की कोई चीज़ नहीं होता है, वो जस्ट एक नेचुरल फिनोमिना है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट, है ना। अब एटमॉस्फेयर में हमारे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमारा स्पेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्कैटरिंग उतना नहीं हो पाता, इस वजह से स्काई नहीं दिखता है। तो आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो ये आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हमने एआई का यूज करके लिखा है ताकि आपको इजीली क्वेश्चन को समझ में आ जाए, और लैंग्वेज बहुत ईजी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।